तो बच्चों आज हम लोग सेमीकंडक्टर्स करने वाले हैं 2019 से लेकर 2025 तक के जो भी पीवाईक्यूज हैं, चाहे कहीं री एग्जाम में हो, मणिपुर उड़ीसा कहीं आए हो, सारे पीवाईक्यूज हम लोग करेंगे। और ये जीरो टाइम वेस्ट सीरीज है, यानी इसके अंदर कोई भी टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा, शुद्ध पढ़ाई होगी। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स में मैंने लॉजिक गेट को अगला वीडियो में लॉजिक गेट का दूंगा, क्योंकि उससे एक सवाल आता ही आता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की जो थ्योरी है उससे ही काफी सवाल थे। तो मैंने कहा इसको कराऊं लॉजिक गेट, फिर मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और डेली 6 PM पर इसको आप देख सकते हैं, आपको मिलता रहेगा जीरो टाइम वेस्ट सीरीज। तो यहां पर कई बच्चे चाहते हैं इसका पीडीएफ मिल जाए, तो आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप, स्टोर सेक्शन में जाइए और यहाँ नीट फिजिक्स फ्री पीडीएफ देखिएगा। इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ है सब अनलॉक है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए आप। और बस आपको डाउनलोड करना है अरविंद एकेडमी ऐप। चलिए बात शुरू करते हैं, यानी सवाल लगाना शुरू करते हैं। टॉपिक वाइज मैंने डिवाइड किया जैसे आसानी से आप समझ सकें, और टाइम भी मैं लगा दूंगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर सवाल दिखते हैं। तो 2019 में 2019 में एक सवाल आया हुआ है, बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्चुअल। फॉर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो सही है। एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट, ये गलत है। देखिए, पेंटावेलेंट एटम यानी जिसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, वो डालेंगे तो एन टाइप बन जाएगा, पी टाइप थोड़ी बनेगा। पी टाइप बनाने के लिए तो आपको जो डोपिंग करनी होती है उसमें एल्युमिनियम या ट्राईवेलेंट एटम को ऐड करना पड़ता है। तो इस वजह से ये आधा हिस्सा सही था, आधा हिस्सा गलत, तो ओवरऑल ये गलत। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज, ये तो पहले ही गलत, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जो पी टाइप होता है ये तो आप जानते ही हैं, उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो बेटा होल्स होते हैं। और इसकी डोपिंग जो की जाती है, जिसे आप बोल सकते हैं डोपेंट, कई नाम होते हैं वो, तो वो आपका यहां पर हो जाता है कोई पेंटा, पी टाइप के लिए ट्राईवेलेंट एटम, ट्राईवेलेंट एटम एल्युमिनियम वगैरह जो चाहिए वो आपको मिलेगा। जो डोपेंट होता है इसे एक्सेप्टर एटम भी बोला जाता है, इसका एक नाम और है एक्सेप्टर, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी आता है। डोपेंट इन जनरल नाम होता है, चाहे एक्सेप्टर हो चाहे डोनर हो, और फिर उसका विशेष तौर पे अलग अलग दो नाम रखते हैं, ट्राईवेलेंट के लिए एक्सेप्टर, और जो इलेक्ट्रॉन, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेता है तो एक्सेप्टर, और जो देता है वो डोनर। क्या बहुत आसान। इलेक्ट्रॉन्स आर दी मेजोरिटी कैरियर्स, अब इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी तो पहले ही भस्म हो गए हो गए, क्योंकि भैया मेजोरिटी होल्स हैं। होल्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये बिल्कुल सही बातचीत है। एंड ट्राईवेलेंट एटम्स आर दी डोपेंट्स, ये बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि ट्राईवेलेंटी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। देखिए आपके पेपर में 45 क्वेश्चन में 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऐसे होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल नहीं लगाना है, आपको कॉन्सेप्ट आता है, खर्च सही हो जाएगा। तो ये तो मुश्किल से पढ़ा और 30 सेकंड में आपका सवाल हो जाता है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अब ये फेज 2 2020 में है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर ही सवाल लिखा है। एन इंट्रिंसिक है सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग। देखिए डोपिंग का मतलब इंप्योरिटी जानबूझ के मिलाना, तो इंट्रिंसिक में एन टाइप अगर बनाना है तो किसकी डोपिंग करोगे? एन टाइप का मतलब होता है जिसमें आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो, तो किसी हमें पेंटावेलेंट एटम को यहां पर मिलाना पड़ता है। तो अगर हम इंट्रिंसिक में, याद दिलाने के लिए लिख रहा हूं, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, अगर हम इसमें एन टाइप बनाए ना तो पेंटावेलेंट को अगर इंप्योरिटी ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक मतलब जिसके अंदर इंप्योरिटी है, सेमीकंडक्टर। सेमी लिख देते हैं क्योंकि पूरा लिखने में समय, चलो ठीक है ना। ये अब पेंटावेलेंट ढूंढते हैं कौन कौन से हैं। जर्मेनियम, भाई जर्मेनियम के तो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए थोड़ा सा याद दिलाते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 32, और आउटर शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो भाई इसको तो चाहिए देना है, इलेक्ट्रॉन कहाँ काम करेगा। फॉस्फोरस, यही हमारा आइटम। फॉस्फोरस में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 15 है, और इसके आउटर शेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यही यही ऑप्शन यहां पर, एक ही ऑप्शन सही होता है, मैं बाकी भी बता दूंगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम की बात की जाए तो एल्युमिनियम ट्राईवेलेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 13, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो 3, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो जब पी टाइप बनाना होता तब जोड़ते। सिल्वर एक और महारथी हैं, एजी,
इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 47, और इसमें आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका तो कुछ काम बनेगा नहीं। तो कुल मिला के ये आपका ऑप्शन कौन सा बना, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है पूरी चीज मैंने बताई, इससे आपकी और भी क्वेश्चन आप कर पाए, ऐसा ना हो कि केवल यही करके दुकान बढ़ा दें अपनी आगे। आगे चलते हैं, 2021 का सवाल है, 2021 का। द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, अच्छा, इज द सेम एज होल कंसंट्रेशन इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत अच्छी बात है। एन एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, कंपेयर द करंट। अच्छा, जानते हो क्या कह रहे हैं? एक मान लीजिए यहां पर एन टाइप है, एन लिख देता हूं, और यहां पर एक पी टाइप है ये। अब इसमें जो एन टाइप का जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, इसमें जो होल्स का कंसंट्रेशन है, तो ये एनपी लिख दिया मैंने, एनएच भी लिख सकते हो, इसको एनएच ही लिखना चाहिए, क्योंकि आप लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं तो कंफ्यूज होने लगते हैं बिना बात के, तो ये एनएच कर देते हैं। इनकी कंडीशन क्या है कि एन बराबर एनएच है, ये दो अलग अलग सेमीकंडक्टर थे। चलिए, बड़ी अच्छी बात। अब यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है, लगाए होंगे, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। अब ये बैटरी भी जब नहीं बोले तो हम सेमी बैटरी मान के चल रहे हैं। कह रहे भैया इन दोनों में करंट का मामला बताइए कि किसमें करंट सेम होगी या अलग अलग होगी। तो देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि आपने एक जो करंट का हिसाब किताब होता है वो आई, थोड़ा समझिएगा, एन ई ए वी डी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट का ये रिलेशन होता है। अब यहां किस्सा आएगा मोबिलिटी का। मोबिलिटी क्या होता है? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी वीडी अपॉन ई फॉर्मूला। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितनी ड्रिफ्ट, वीडी की वैल्यू यहां से क्या हो गई, वीडी की वैल्यू हो गई म्यू इंटू ई, ये पुट कर दीजिए ऊपर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई ए, और वीडी की जगह म्यू इंटू ई। अब इसमें देखिए अगर आप, मजेदार बात कि सब इन दोनों के लिए सब कुछ सेम है, केवल म्यू डिफर, इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, सब मान के चल रहे हैं, ई सेम, और ये कंसंट्रेशन सेम बोला है। तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी मोबिलिटी होल से ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो करंट है वो होल की करंट से आपको ज्यादा मिलेगी। तो ऑप्शन यहां पर आएगा आपका बी, करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन द करंट इन बी टाइप, ये आंसर बना बी। अब आपके दिमाग में ये हो सकता है कि ये जो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की कैसे ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है बेटा तो फ्री टू मूव होता है, वो कहीं भी भाग सकता है आसानी से। लेकिन होल का जो मामला है उसके लिए गहरी बात समझनी पड़ेगी। वो होल जो होते हैं ना, वो जो कोवैलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके कूदने से, उसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए बनाए गए हैं। तो उसकी मोबिलिटी उतनी नहीं होती, क्योंकि एक तो आदमी फ्री है कहीं चला जाए, और एक डिपेंड है कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तब होल आगे भागेगा, तो उसमें कंडीशन लग जाती है, तो उसकी मोबिलिटी घट जाती है। ठीक, खैर एनीवे, ये बात आप पकड़ पाए होंगे। आप जैसे जैसे सीखना चाहेंगे और सपोर्ट करेंगे अरविंद नीट चैनल को, हम जोर लगा के आपको बहुत डिटेल में समझा सकते हैं, एकदम आसान भाषा में, मतलब ये नहीं कॉम्प्लेक्सिटी जीरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 2023 मणिपुर में, जैसे मैंने कहा कि सारे पीवाईक्यूज लेने की कोशिश है 2019 से 25 में, जीरो टाइम बेस्ड सीरीज। ए पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन जर्मेनियम इज डोप्ड विथ। अब देखिए जर्मेनियम जो होता है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योरेस्ट फॉर्म। इस जर्मेनियम में अगर हमें पी टाइप चाहिए तो हमको ट्राईवैलेंट अशुद्धि को या इंप्योरिटी को ऐड करना पड़ेगा, जिससे होल मिले, और फिर हमको मिल जाएगा पी टाइप। अब ये जो ट्राईवैलेंट अशुद्धि कौन सी है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो यहां खट से दिखाई पड़ रही है कि ये बोरॉन है। बोरॉन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं लिख देता हूं। बोरॉन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है, आप केमिस्ट्री में खूब रट्टा मारते होंगे इसलिए आप समझ सकते हैं। 3, ये आउटर शेल का मामला है, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होल क्रिएट कर देगा। अब बाकी देख लेते हैं। ये आर्सेनिक है, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर है 33, इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसको अगर ऐड करोगे तो ये एन टाइप बन जाएगा। फिर क्या था, एंटीमनी, एंटीमनी हो गया एस बी, एस बी यानी एटॉमिक नंबर हो गया 51, और इसके बाहर में मिलेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। क्या बचा, फास्फोरस तो आप पढ़ते ही हैं, फिर भी 15 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और 5 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, यानी इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर।
अगर करें तो सब ऐड किए नहीं जा सकते, क्योंकि इम्प्योरिटी ऐड करने के या डोपिंग करने के भी कुछ कंडीशंस होती हैं। क्योंकि अब क्या होती है वो सब बताएंगे तो दूर चले जाएंगे, मतलब वो उसी के आसपास अगले ग्रुप का, अगर कोई नेक्स्ट ग्रुप का जैसे उससे मिलता जुलता ही एटम हो, क्योंकि ये कंडीशन होती है जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जब वो डोपिंग करें, यानी जो इम्प्योरिटी एटम जाए, प्योरिटी वाले को एटम को हटाए, तो बहुत डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे चाइना में जासूसी करने के लिए भेजें तो इंडिया का ऐसा आदमी पकड़ना पड़ेगा जिसकी चाइनीज शक्ल से मिलती जुलती हो, वरना फिर वो पकड़ लिया जाएगा वहां। यही काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर लिखा मैंने, बोरॉन, आंसर बी है। तो बेटा आंसर इसका हो गया बी। मेरे ख्याल से ये बात आप अच्छे से समझ पाए। चलिए अब आता है अगला टॉपिक, सेमीकंडक्टर डायोड। जैसे आप पीएन जंक्शन के नाम, डायोड का मतलब कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कोई मतलब नहीं, ये पीएन जंक्शन ही होता है, सिंपल। तो ये पीएन जंक्शन मतलब सेमीकंडक्टर डायोड। अगला सवाल देखते हैं। द इंक्रीज इन द, ये 2020 का सवाल है फेज वन का। इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, जो डिप्लीशन रीजन होता है उसकी विड्थ कब इंक्रीज करती है ना? इन्हें पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइसिंग में इंक्रीज करती है। ये देखिए, ये जो पीएन जंक्शन होता है, ये पीएन बनाया आपने, और आपको याद होगा ये पी हो गया, ये एन, और ये मान लीजिए पहले पहले मान लो ऐसे बनाते हैं, ये इसी को डिप्लीशन रीजन बोलते हो। और इसमें रिवर्स बाइसिंग, पी को माइनस से और इसको हम प्लस से जोड़ दें, तो ये रिवर्स बाइसिंग में जैसे ही आप कर दोगे, मैं कलर थोड़ा बदल लेता हूं, और ये आप जो डिप्लीशन रीजन है ये चौड़ी हो जाती है, ये बढ़ जाएगी, ये इंक्रीज। तो ये रिवर्स बाइसिंग की कहानी होती है ना? तो ये ए ऑप्शन ही यहां पर सही आएगा, और किसी में ये नहीं बैठेगा। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बोथ, बोथ का मतलब नहीं, फॉरवर्ड बाइसिंग में तो घट जाती है और रिवर्स बाइसिंग में बढ़ जाती है। इंक्रीज इन फॉरवर्ड बाइसिंग, ये सही, फॉरवर्ड बाइसिंग में घट जाती है, फॉरवर्ड बाइसिंग में गलत। आंसर हमारा ए ही है, जो आप यहां पर मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। और डिटेल समझना हो कैसे होता है तो सब मैं पढ़ाया हूं, वहां देख सकते हैं कि कहाँ कैसे कैसे खसकते हैं होल। अब ये फेज टू में 2020 का क्वेश्चन है, और यहां पर पूछा है कि ये जो सर्किट डायग्राम मोटे तौर पे बने हैं, इनमें से फॉरवर्ड बाइसिंग किसका है? तो यहां एक मैं आपको कॉशन दे देना चाहता हूं, कई बच्चे रट लेते हैं बहुत तगड़ा, उनमें ये पकड़ते हैं कि जो बाइसिंग होती है, एक चीज बताना जरूरी है जैसे आप कंफ्यूज ना करें। ये मान लीजिए पीएन जंक्शन है, तो कई बच्चे ऐसे रटे होते हैं कि पी वाले को प्लस और एन वाले को माइनस करेंगे तभी हम फॉरवर्ड बाइसिंग इसको बोलेंगे। इसको इस तरह नहीं समझना है, इसको थोड़ा और ओपन माइंड से समझना है कि अगर पोटेंशियल ऑफ पी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ एन है तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि दोनों निगेटिव पोटेंशियल पे हों, लेकिन पी, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि -3 बड़ा होता है -5 से, है तो दोनों ही माइनस, तो ये पी भी लगा हुआ है -3 से और एन भी लगा हुआ है -5 से, तो आप ये नहीं कह देंगे कि पी पे माइनस लगा इसलिए रिवर्स बाइसिंग है, या हमें नहीं पता क्या बाइसिंग है। क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है इससे, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग, और कम होता तो रिवर्स बाइसिंग होता। ऐसे समझना है, तो इससे आपको आसानी होगी समझने में। खैर, अब यहां मामले को सुलझाने का प्रयास करते हैं। हमको फॉरवर्ड बाइसिंग, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में मतलब है पी का पोटेंशियल ज्यादा हो एन वाले से, तो काम बनेगा। ये जो सिंबल बना होता है ये भी आपको मालूम होगा, फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ये पीएन ऐसे होता है, ये एरो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव करंट चलती थी, इसी इसी के लॉजिक से बना दिया गया। ये तीर है ना, ये एरो ऐसे, तो ये करंट चलती थी तो ऐसे। खैर, याद करने का तरीका। अब पीएन में आ जाइए, ये पी साइड वाला 0 है, ये पी है, ये एन है, और एन साइड वाला -3 है, तो भैया पी वाला तो ग्रेटर, यहां पे क्या है, वीपी इज ग्रेटर देन वीएन, तो ये तो पहले ही सही हो गया महाराज। अब आपके यहाँ सिंगल करेक्ट आता है, लेकिन हमें सीखना है इसलिए हम तीनों समझ लेते हैं। फिर पीएन बना दिया। अब ये माइनस छोटा है, वीपी इज लेस देन वीएन, तो ये था फॉरवर्ड बाइसिंग। ये हो गई रिवर्स बाइसिंग, क्योंकि इसमें आप देख पाए यहां पे पीएन में देखिए 2 है 5 है, उल्टी हो गई रिवर्स बाइसिंग, क्योंकि एन का पोटेंशियल ज्यादा है। इसमें देखो तो ये भी वही कहानी है, रिवर्स बाइसिंग। तो केवल आंसर क्या रहा, ए। उम्मीद है बहुत मैंने बढ़िया समझाया है, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, जिससे आपको बाकी सवालों में भी मदद मिलेगी। आइए अगला सवाल करते हैं। अभी 2022 का सवाल है, और इसमें 3 डायग्राम्स हैं, ये डायोड है, पीएन जंक्शंस हैं।
पहले सवाल पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। इन द गिवन सर्किट, ये ए है और ये बी है भाई साहब और ये सी है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू पीएन जंक्शंस, अच्छा ठीक है, आर यानी ये जो पीएन जंक्शन है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप्स होंगे वो आर इक्वल इन, किसमें बराबर होंगे ये बताना है। ये जो इसमें भी ड्रॉप कुछ हो, इसमें भी ड्रॉप कुछ होगा, इसमें भी ड्रॉप, किसमें पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। अब देखिए ये पीएन, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है, प्लस वाला जुड़ा हुआ है, दोनों फॉरवर्ड बाइसिंग में है, ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग में है और ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग में है, और दोनों सेम डायोड है, क्योंकि कहानी गया है तो हम सेम ही लेके चलेंगे, पीएन जंक्शन है तो दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप विल बी सेम, यानी इसमें जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना इसमें होगा, यानी ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा देखते हैं बी वाले को। बी वाले में देखें तो आप, तो ये है आपका फॉरवर्ड बाइसिंग, ये देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग ये वाला, और ये महाराज हो गए रिवर्स बाइसिंग, क्योंकि दिख रहा है ना ये पी वाला माइनस से कनेक्ट और एन वाला प्लस से। अब रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि आइडियल अगर डायोड है तो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होता है, अब जब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होगा तो सारा पोटेंशियल ड्रॉप यही ड्रॉप हो जाएगा। आप जानते हैं V=IR मोटे तौर पे, अगर किसी का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो V इनफाइनाइट है, यानी जितना भी आप पोटेंशियल देने वाले हैं सब ये खुद ड्रॉप करा लेगा, तो सेम कहां होगा, इस पे तो होएगा ही नहीं, इसी पे होगा जो होगा अगला कांड। तो यहां पे देखिए प्लस ये माइनस, तो ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग में है और ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग में, ध्यान दीजिएगा प्लस से पी जुड़ा है, प्लस से पी है ना। अब ये दोनों सेम ही है तो इसमें भी जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम होने वाले हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में है और दोनों सेम पीएन जंक्शंस हैं, इसलिए दोनों पे सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसलिए हमारा ये जो लिखा था बी इसमें नहीं होगा, सी में भी होगा, तो ए एंड सी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर, ये देखिए बी जो है यहां जिसमें लिखा हुआ है कि सर्किट ए एंड सी इज द करेक्ट वन, उसे हमें यहां पकड़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये भी हम लोगों ने प्यार से निपटा लिया। बड़ा अच्छा सवाल ये करेंगे, 2024 का है, सेमीकंडक्टर डायोड के ऊपर। अच्छा लिखा है चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस्ड। ये देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज बना पढ़ा था ना आपको आपने, तो वो आप व्हीट स्टोन ब्रिज में जानते थे ना, फिगर ये याद होगा ना आपको कि फिगर बनानी पड़ेगी। ये देखिए ये ऐसे ऐसे बनाते थे ना, ये टेढ़ा मेढ़ा बना दें, ऐसे संभालिए, ये PQRS, और बीच में करंट नहीं जाती थी, वो किसी काम का नहीं था। तो ये बैलेंस्ड कहाँ गया मेरा, दिख ही नहीं रहा है। अच्छा ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का ये कंडीशन होता है, तो इसमें देखेंगे तो बैलेंस्ड किसमें, ये देखते हैं। अब देखिए ये इसमें एक अच्छी, आपको सरल करने के लिए उन्होंने क्या किया है, ये देखिए सब में सेम दिए हुए हैं, 10 10 15 5, 10 10 15 5, 10 10 15 5, देख रहे हैं 10 10 15 5, यानी आप झट से समझ गए कि अगर इसको बैलेंस होना है तो ये 10/10 बराबर है, यानी P/Q 1 आ गया, तो इसका भी Q ये R/S भी 1 आना चाहिए, नहीं ये 15 है तो इस आर्म को भी 15 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। अब ये देखिए इसके पैरेलल में आपने लगा रखा है, अगर पैरेलल में डायोड लगाएंगे तो कोई भी रेजिस्टेंस अगर आप पैरेलल में लगाते हैं तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस उन दोनों में से सबसे कम हो जाता है। अगर 5 के अगेंस्ट में कुछ भी लगा देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस 5 से ये जो कम लगाए उससे भी कम होगा। मैं समझ पा रही, 5 मान लो ये 1 है तो इसका नेट कितना निकलेगा, 1 से भी कम, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये महाराज नहीं हो सकते क्योंकि ये तो 15 पहुंचेंगे नहीं, 5 में तो जुड़ना चाहिए कुछ। अगले में आ जाओ, अब इसमें देखिए इंटरेस्टिंग बात, पॉजिटिव इधर कनेक्टेड है और ये नेगेटिव, ये रिवर्स बाइसिंग में है, तो रिवर्स बाइसिंग में तो करंट ही मना है, मतलब ये पास ही नहीं करेगा, यहां से करंट जानी चाहिए और यहां से जानी चाहिए बैलेंस में, और ये उल्टी है तो ये पीएन होता है ना, एन को प्लस से जोड़े हो, तो ये रिवर्स बाइसिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस करंट ब्लॉक कर देगा। इसका भी खेल भाई साहब खत्म हो गया। आइए सी वाले को पकड़ते हैं, तो इसमें प्लस और माइनस, ये देखिए प्लस देखा तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में कोई दिक्कत नहीं, यानी इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा, हो सकता है वो आइडियल होगा तो 0 होता है, लेकिन यहां रहना चाहिए। यही ऑप्शन सही है कि अगर इस फॉरवर्ड बाइसिंग में इसका रेजिस्टेंस 10 हो जाए तो 10 और 5 मिलकर 15 हो जाएगा, इस 15 के बराबर P/Q=R/S हो जाएगा। देखिए ओरली हो रहा है सवाल, ये आपके यहां एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, इसलिए आंसर सी सही हो चुका है, लेकिन चौथे ऑप्शन को भी हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि पढ़ रहे हैं। प्लस और माइनस, ये देखिए प्लस है, यहां से करंट जाएगी और यहां से करंट आएगी, ये रिवर्स बाइसिंग में आ गया। देखिए कैसे हम जान रहे हैं, प्लस है ना तो यहां से करंट गई, यहां से बाइफरकेट हुई समझिए, तो ये यहां से आएगी तो ये पॉजिटिव
और ये एन साइड है रिवर्स, तो रिवर्स बायसिंग का होना नहीं है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, विच इज सी, मतलब ये जो ऑप्शन है वही करेक्ट है। इस तरह से समझते हैं, बिल्कुल आसान होता है, लोड लेने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आइए चलते हैं, बट टीचर कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कई लोग, तो वो भयानक बन जाता है। तो थोड़ा आराम से होमवर्क करके, जैसे मैं आता भी है मुझे, और आपको जब मैं पढ़ाने आता हूं तो उसको मैं एक बार ध्यान देता हूं कि इसको मैं और स्टोरी टेलिंग या सरल कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मेरा काम अपनी बुद्धिमानी या अपना ज्ञान नहीं आपको दर्शाना है, मेरा काम है आपको सरल भाषा में सिखाना कि आपको इंटरेस्ट आ जाए और आपको आसान लगे। दिस इज माई जॉब। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 3, जीरो टाइम वेस्ट है, इसका ध्यान हमें और आपको रखना है। एप्लीकेशन ऑफ डायोड एज ए रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर वाला मामला देखिए, रेक्टिफायर क्या होता है आपको मालूम होगा। हम लोग एसी करंट को डीसी करंट में या वोल्टेज में जब चेंज करते हैं, उसी में जो अप्लायंस यूज किया जाता है वो रेक्टिफायर होता है। और हम लोग के कोर्स में हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर है, पीएन जंक्शंस या डायोड यूज किए जाते हैं। तो एसी को डीसी में तब्दील करने के लिए जो अप्लायंस यूज होता है उसे हम रेक्टिफायर बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेक्टिफाई कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी, ये तो हलवा सवाल है। जो आपका हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होता है उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। हाफ वेव में, इसको याद करके भी रखिए, हम समझा भी देंगे। इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी, देखिए होता क्या है, आप इस तरीके से एसी देते हैं, और जब ये रफ डायग्राम बना रहा हूं ये एसी है, और जो आपको डीसी मिलती है वो आधी आधी इस तरीके से रेक्टिफाई होती है। तो ये देखिए, यहां से यहां तक एक ऑक्सीलेशन था, यहां से यहां तक भी एक ऑक्सीलेशन है, इसलिए फ्रीक्वेंसी एफ और एफ। अब आ जाते हैं फुल वेव में। मैं इसलिए बता रहा हूं बाकी सवालों को, फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो इनपुट की डबल होती है। इनपुट फ्रीक्वेंसी कैसे, देखिए आप देखे होंगे, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता तो मजा आता, लेकिन इसमें हो नहीं पाता है। ये मान लीजिए एसी है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, फुल वेव, फुल वाले की, ऊपर वाला मामला हाफ था। तो यहां पर आपको जो आउटपुट मिलता है आपको पता होगा, ये दो डायोड इस्तेमाल होते हैं, तो इस तरीके की पल्सेटिंग नेचर में इस तरह का रेक्टिफिकेशन मिलता है। ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो ये फ्रीक्वेंसी देखिए, यहां से यहां तक थी एक ऑक्सीलेशन, और यहां से यहां तक मिल गया आपको दो ऑक्सीलेशन, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। मैंने थोड़ा सा आपको, खैर ये हाफ वेव का मामला था, तो सेम फ्रीक्वेंसी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक ही सवाल आप गहराई से समझेंगे, सॉरी, तो आप ज्यादा और भी क्वेश्चन लगा पाएंगे, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। 2023 या 2023 का पीवाईक्यू देखते हैं नीट का। ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू पीएन जंक्शन। हाँ, फुल में दो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर भी होता है। अब कई बच्चे सोचते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, अरे बड़ा सरल, अभी बताते। एंड कैपेसिटर, अच्छा भाई, एंड ए लोड रेजिस्टेंस, बड़ी सुंदर बात। विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स रिमूव द एसी रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। अब इसमें दो तीन बातें सीखनी है। तो ये एसी रिपल क्या चीज होती है भाई, इसको दूर करने के लिए क्या हम, कौन सा डिवाइस इसमें यूज होता है। तो एसी रिपल क्या होती है, देखिए क्या होता है, जब आप फुल, ये एसी है, रफ डायग्राम है, बहुत ज्यादा डायग्राम अच्छा बनता नहीं है अपने से। तो फुल वेव में जब आप फुल रेक्टिफायर लिख देते हैं शॉर्ट में, तो आपको इस तरह का नेचर का मिलता है, ये ऐसे पल्सेस मिलती हैं। तो चक्कर क्या होता है कि ये डीसी तो है, क्योंकि ये अपना डायरेक्शन नहीं बदल रही है, लेकिन पल्सेटिंग है, घट बढ़ रही है। अब आप सोचते हैं भाई हमको ऐसी एसी मिल जाए जो लगभग कुछ ऐसी टाइप की हो, जिसमें पल्सेस ना हो। तो इसके लिए फिल्टर सर्किट यूज करने पड़ते हैं। फिल्टर सर्किट दो प्रकार के होते हैं, एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर। ये कैपेसिटर का काम यही होता है कि फिल्टर सर्किट करे, और ये वेरी लेस मिनिमम रिपलिंग कह देते हैं इसको, कुछ ना कुछ तो होबे करती है। तो ये मिनिमम रिपलिंग, अब ये यही इस रिपल्स को, ये रिपल है, इसका ये मतलब है जो पल्सेटिंग नेचर, उसको खत्म करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है। तो ये जो इसमें यूज की गई कैपेसिटर, वो एनसीईआरटी में फोटो कैपेसिटर का ही है। इंडक्टर सर्किट भी यूज होता है, ये देखिए कैसे लगता है वो भी दिखा दे, जिससे आप बाकी सवाल, ये ट्रांसफार्मर बना दो ऐसे। और सेंटर टैप फोटो, चलिए अभी कलर तो वही पकड़े हैं,
ये ट्रांसफार्मर हो गया, कलर बदल लेते हैं, थोड़ा आपको अच्छा दिखाई पड़ सकता है। अब यहाँ पर एक दो डायोड यूज होते हैं, इसे लगा दो, और यहाँ पे भी एक डायोड ऐसे लगा दो, है ना। और इसको हम यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करें, बड़ा सरल सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक यहाँ पर सेंटर टैप का मतलब होता है, ये कलर ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है बेटा, ये है ना, ये एसी सप्लाई दोगे। इस ट्रांसफार्मर में सेंटर में जो आप कनेक्शन करते हैं, इस वजह से इसका नाम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर पड़ता है। ये जंप करा दिया ऐसे हमने, और ये आउटपुट मिलेगा बाहर, और एक इनपुट निकाल दीजिए यहां से, ये, और ये लोड हो गया, ये लोड आरएल, ये आउटपुट है। और इसी में कैपेसिटर सर्किट क्योंकि पैरेलल में लगता है, तो हम यहां एक कैपेसिटर डाल देते हैं, तो ये सी है। यही जो काम करता है ना, ये क्या करता है कि ये देखिए, इसका नेचर क्या होता है, ये डीसी को ब्लॉक करता है और एसी पास करता है। तो यहां से रिपल्स गई, रिपल करने का मतलब इसमें ये जो बढ़ना घटना है वो एसी की प्रॉपर्टी है, तो वो बढ़ना घटना वाला एसी इधर से निकल जाता है, डीसी डीसी मिलता है, क्योंकि आगे रेजिस्टेंस है और करंट हमेशा पसंद करती है लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो दोनों को सामने दो पाथ है, तो डीसी के लिए ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है तो आगे बढ़ जाएगी, कम रेजिस्टेंस, और एसी के लिए सरल है क्योंकि एसी को ये पास कर देता, तो एसी यहां से निकल जाएगी प्योर। ये बेसिकली जिसे चाय छानते हो फिल्टर, छन्नी, वही छन्नी है ये। तो बस ये मैंने समझा, आपको धांसू दिया है, कभी नहीं भूलेंगे आप। सी ऑप्शन है ये, मतलब कैपेसिटर। और जैसा मैंने बोला कि इंडक्टर सर्किट भी हो सकता है, वो सीरीज में लगा देते हैं, ये जो इंडक्टर भी यूज किए जाते हैं ये सीरीज के लिए, एल जिसे आप कहा करते थे। खैर एनीवे, मैंने बहुत कुछ समझाया इसमें, जैसे आप भूले ना। आगे बढ़ते हैं, अगला 2025 का फोटो सवाल है, इसको पकड़ते हैं। ये मजे, ये अच्छा था थोड़ा सा, आपकी शायद कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की होगा, ये थोड़ा डिफरेंट है। ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट विद डायोड्स D1 एंड D2 इज शोन इन द फिगर। ये भैया D1 D2 भी फोटो ही बना दिया था आपके लिए। इफ इनपुट, ये इनपुट सप्लाई ट्रांसफार्मर होता है, ये सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है, सप्लाई देन वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है, ये इन लिखने का मतलब इनपुट वोल्टेज इतना है। देन एट टी बराबर 15 मिली सेकेंड पर क्या होगा, मतलब D1 D2, अच्छा कौन सा फॉरवर्ड बाइस है कौन सा रिवर्स बाइस है, हमको ये पता करना है। तो देखिए इसके लिए हमें ये V इनपुट है, V आउटपुट यहां मिलेगा, तो इसको देखना पड़ेगा कि इसकी पोलैरिटी क्या है, ये प्लस है कि ये माइनस है। पता कैसे चलेगा, आइए देखते हैं। तो हम लोग यहां पर V इनपुट, भाई ये जो V आउटपुट है, इसी V ये प्लस, तो ये प्लस, तो V इनपुट इसको लिख देते हैं 220 साइन 100 पाई, और टाइम दे रखा था कितना, 15 मिली सेकेंड। देखिए 15 मिली सेकेंड को हम सेकेंड में कर लें तो 15 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, इसी को ठोक देते हैं यार, इसको हो गया 15 इंटू 10 की पावर -3। तो ये आगे बढ़ते हैं, ये आ गया 220 और साइन बेटा जी, और ये रहा 2 जीरो कम करो, -1.5 आ जाएगा, 1.5 पाई। तो ये वैल्यू हो गई। देखिए आपको सरल करने के लिए मैं इसको एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं, 1.5 को लिख सकते हो 3/2 पाई, यानी 270। 3/2 तो जानती हैं, 270। 200 साइन 270 डिग्री कितना होता है, साइन 270 डिग्री होता है -1, तो ये वैल्यू हो गई 220 इंटू -1, यानी -220 वोल्ट। यानी इस समय भी इनपुट था माइनस, तो ये टर्मिनल माइनस था, ये प्लस था, इसलिए ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस होता तो ऊपर वाला प्लस करते, नीचे वाला माइनस करते, है ना। अब ये माइनस, ये देखिए पीएन जंक्शन है, पी वाला माइनस से लगा, एन वाला प्लस से लगा, ये देखिए घूम के आइए, ये देखिए इसके रिस्पेक्ट में, ये इसकी रिस्पेक्ट में ये थोड़ा प्लस है, तो ये हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग में। और इसकी देखिए पीएन जंक्शन है, पी वाला लगा हुआ प्लस से और एन वाला उसकी रिस्पेक्ट में कम पर है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है ना। तो अब हम देखते हैं डी, मतलब यहां पे अगर लिखना चाहो आप थोड़ा और कानून देते हुए, तो D1 हो गया आपका रिवर्स बाइसिंग में, और D2 हो गया आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग में। इसके अनुसार हम यहां जज करेंगे आंसर। D1 एंड D2 बहुत गलत, D1 D2 बहुत गलत। D1 इज फॉरवर्ड बायस, D1 तो रिवर्स बायस में, गलत हो गए महाराज। D1 इज रिवर्स बायस, ठीक है। D2 इज फॉरवर्ड बायस, वैसे ऑप्शन नंबर यहां पर डी इज द करेक्ट चॉइस, ये यहां पर आया। आगे बढ़ते हैं बेटा,
नो टाइम वेस्ट, जीरो टाइम वेस्ट। तो ये चौथा टॉपिक है स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। स्पेशल पर्पस में वही फोटो सेल वगैरह, एलईडी वगैरह। तो ये एन एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए पीएन जंक्शन डायोड यूजिंग गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। द एनर्जी गैप इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गैप का मतलब हो गया, समझ लीजिए कि वैलेंस से कंडक्शन बैंड तक जाने में जो गैप मिलता है। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड, अब एनर्जी गैप है तो उसी के बराबर तो ई निकलेगा, तो ई की वैल्यू होगी एच न्यू के बराबर। और अब क्योंकि वेवलेंथ पूछा है तो उसको एच सी अपॉन लेमडा लिख दो, कोई बुराई नहीं। तो लेमडा की वैल्यू क्या हो गई? लेमडा की वैल्यू हो गई, अच्छा इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी हो सकती है, भी बता रहे हैं आपको, ई नीचे। अब ये देखिए, अब इस यहाँ पे एसआई यूनिट्स के अनुसार इसकी वैल्यू रखो तो 6.63 इंटू 10⁻−34। सी हो गया 3 इंटू 10⁸ अपॉन एनर्जी जूल में तो 1.9, और उसको 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल मिलाने के लिए अब इसको सॉल्व, थोड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा। तो आपका यहां पर वैल्यू आ जाएगी 654 नैनोमीटर के आसपास। अब इसका शॉर्टकट देखिए, एक झटके में आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ये शॉर्टकट आपको शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट ट्रिक लिख देते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक में आप एनर्जी जब निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब निकालनी होती है तो 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर। यानी अगर ये जो यहाँ एच सी है ना, इसको पहले ही कैलकुलेट करके फिट करके रखा है 1240। तो अगर हम लेमडा को नैनोमीटर में डालें तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। अब यहां देखिए लेमडा हमें निकालना था तो हम लिख देंगे 1240 और एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बढ़िया, खत्म हो गया सवाल। 1240 और ई कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कुछ भी ना कन्वर्ट करो, 1.9 से डिवाइड कर दो। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 653 नैनोमीटर आ जाएगा, क्योंकि 1240 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इसलिए ये वैल्यू आ गई। अब ये किसके करीब है? तो ये देखिए सी वाले ऑप्शन के करीब है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो ये ऑप्शन जो शॉर्ट ट्रिक है ये आपके कैलकुलेशन को आसान कर देगी, क्योंकि भैया आपको तो वो भी स्पीड भी चाहिए आना, पहली बात है आए तब तो स्पीड की बात, आए नहीं तो काहे की स्पीड, आने के बाद स्पीड भी चाहिए, तभी तो अच्छे से एम्स पहुंचेंगे। अगली बात 2021 का सवाल लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 एंड 2 एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। बड़ी अच्छी बात। ए जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, हाँ ठीक है, उसी में काम करता है। व्हेन यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर, तो ये पहले वाला ट्रू है, करेक्ट है। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट, ये गड़बड़ लिखा हुआ है। एक्चुअली जो पीएन जंक्शन होता है उसमें जो जर्मेनियम है उसके लिए बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। यानी ये जो रेंज होती है नॉर्मली 0.3 से 0.7 वोल्ट के बीच होती है, और ये कह रहे हैं 0.1 से 0.3 के बीच, जो कि गलत है। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। इसके अनुसार फर्स्ट एंड बोथ इनकरेक्ट, गलत है। फर्स्ट इज करेक्ट, हाँ ये बी ऑप्शन यहां पर आपका सही आता हुआ दिख रहा है। ये बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बाकी गलती होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही सिंगल करेक्ट होता है, बाकी मैंने समझा भी दिया। 2023 का सवाल की बातचीत करते हैं। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यही तो काम ही होता है इनका। तो ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट बोल दीजिए ये करेक्ट। जैसे सोलर सेल होता है तो ये सूरज के आजकल सोलर पैनल लगते हैं ना घर पे, हमने भी लगवाया हुआ है बिजली बचाने के चक्कर में। तो वो क्या करता है, धूप पड़ती है तो उससे बिजली प्रोड्यूस कर देता है। तो वही है ना कि ऑप्टिकल रेडिएशन मतलब सूरज देवता का रेडिएशन, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट वगैरह। खैर चलिए, तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ सही हो गया। आगे स्टेटमेंट 2, जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन, ये भी ठीक है। इन द लाइट ऑफ, ये भी सही लिखा है भाई। तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है, क्योंकि जीनर डायोड बनाए ही जाते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, ऐसे हाईली डोपिंग, बहुत हाईली डोप्ड होते हैं जिससे कि वो ब्रेकडाउन रीजन में काम कर सकें। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, गलत। स्टेटमेंट 1 इज गलत,
इनकरेक्ट लिखा है, स्टेटमेंट 1 गलत, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन ना, जिससे कि आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाए, आप सही जवाब दे सकें। अगला देखते हैं, ये 2024 का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू, अभी देखते हैं क्या है, एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। अच्छा भाई 1 2 3 4 फॉर ए सोलर सेल, हाँ, द IV करेक्टरिस्टिक लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन ग्राफ, बिल्कुल सही है। ये V और I ऐसे बनाया जाएगा तो IV करेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके की आती है, किसकी, सोलर सेल की। तो ऑप्शन दिस इज द करेक्ट वन। अगर मैं बात करूं, करेक्ट इनकरेक्ट ही पूछा है, तो ये पहले वाला हो गया करेक्ट। इन ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड, क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग में काम कर रहा है, करंट मेजर्ड इन म्यू ए इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ना ना, रिवर्स बाइसिंग के मामला अगर कही जाए तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से करंट फ्लो होती है, तो ये गलत है, मेजॉरिटी नहीं माइनॉरिटी है। तो पी सही, क्यू गलत। ये कौन सा बेटा, बोथ बोथ पी इज करेक्ट एंड क्यू इज इनकरेक्ट, आंसर रहा बेटा जी सी। मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ पाए होंगे। सोलर सेल की कहानी, जो कि ध्यान रखिएगा IV ऐसे बना तो चौथे क्वाड्रेंट में आता है। अब ये 2024 का रीटेस्ट का क्वेश्चन है। अब इसमें एक ग्राफ दिया है V और I, और आपसे पूछा है कि ये कौन सा डिवाइस एग्जिबिट कर रहा है। अब आपको कंफ्यूज करने की कोशिश है, जो कि आप नहीं होंगे क्योंकि अरविंद सर लगे हैं आपके साथ। देखिए आपको ध्यान दिलवाऊं, जो आप पढ़ते हैं VI का ग्राफ, सोलर सेल में ये चौथे क्वाड्रेंट में आता था, है ना, IV के हिसाब से। ये देखिए V होता है इस समय पॉजिटिव और I होता है इस समय नेगेटिव, प्लस I है, ये माइनस I है। अब इसी में इसमें क्या किया है, इसका उल्टा बना दिया है। V देखिए इधर है, ये नीचे X एक्सिस पे था, ये Y एक्सिस पे है, और ये I को X एक्सिस पे किया, जबकि I Y एक्सिस पे थे। तो कैसे पहचानते हैं, ये देखिए V पॉजिटिव तो यहां भी पॉजिटिव, ये V पॉजिटिव, I निगेटिव है इसमें तो I निगेटिव है इसमें, देख रहे हैं आप। तो ये क्या है, ये सोलर सेल का ही कार्यक्रम है। मैं इसलिए बताया कि इसी का इसका उल्टा डायग्राम ये बनाए हुए हैं महाराज, है वही लॉजिक। तो आपको कभी कभी जब ग्राफ होते हैं ना, तो कौन सा X एक्सेस पे कौन सा Y एक्सेस पे, इसका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वो उसका डाटा ही बदल जाएगा ग्राफ का। तो ये बर्फ पकड़े, इसी का उल्टा बनाया है, ये डायग्राम है वही। तो इसका आंसर क्या रहा, डी, यानी कि सोलर सेल। तो इस तरीके से आप आराम से इसको पकड़ सकते हैं। ये देखिए 2019 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के थे, लॉजिक गेट हटाकर, लॉजिक गेट का अगला वीडियो आएगा, वो सारे मैंने करा दिए, कहीं भी पूछे गए हो, रीटेस्ट हो, कहीं हो, मणिपुर अगर मगरम कहीं आया हो, कुछ नहीं छोड़ा है। अब ये कई बच्चों के लिए नीट संपूर्ण, क्योंकि क्या है, अगर आपको 10 साल के PYQs चाहिए इजी लैंग्वेज में, जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं आपके साथ, नीट के NCERT 11-12 की एग्जाम्पल एक्सरसाइज पूरी, और NCERT एग्जाम्पलर के MCQs 11-12 फिजिक्स पूरे, MCQ टाइप 1 टाइप 2 दोनों। टाइप 1 में होता है सिंगल करेक्ट, टाइप 2 होता है मल्टीपल करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के बराबर होता है, अच्छा सीख जाएंगे आप। ये सब अगर आप पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि टॉपर इनको छोड़ते नहीं है, तो आप इनको रेडी कीजिए और गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट पक्की कीजिए। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण लेकर मदद चाहते हैं, पक्का सिलेक्शन चाहते हैं, फिजिक्स में 160 प्लस चाहते हैं, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और नीट संपूर्ण लेकर अपनी पढ़ाई को औरों से आगे कर लीजिए। और जहां आपके फिजिक्स में 160 65 नंबर बने, आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी रैंक लगेगी, कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो, लाइक और अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।